गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग भाई? एक बार बताएं, सब कुछ क्लियर है क्या? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बहुत सारे लोगों ने मैसेज तो कर दिया है। भंवर ने, आर साहू, शिवानी ने, प्रियंका ने कह दिया है गुड इवनिंग। लेकिन एक बार बताएं, क्लियर ही भी है क्या सब कुछ? दीक्षा ने, रघुवीर ने, राघवेंद्र ने, राजेश्वरी ने, शारदा ने और रामचंद्र ने, सबको गुड इवनिंग भाई। स्वरूप ने ओके, दीक्षा ने कह दिया क्लियर है, पंकज ने भी कह दिया क्लियर है भाई, लक्ष्मण ने, प्रियंका ने ऑलरेडी बहुत सारी गुड इवनिंग ओके भाई, हर्षित। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी लोगों के मैसेज आ गए हैं कि सर क्लियर है, कंटिन्यू कर दीजिए। तो क्लास अपन कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है भाई। चलो बढ़िया, तो शुरू करें भाई। और शुरुआत अपन शायरी से करते हैं। आपको मालूम ही है आज की शायरी है कि पूछते हैं लोग शिखर का तजुर्बा मेरा, पूछते हैं लोग शिखर का तजुर्बा मेरा, मैंने किताबों के पन्ने मुड़े रहने दिए। वाकई में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो सिलेक्शन होने के बाद से ही जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने लगातार ये मुझसे पूछते हैं कि सर आप कैसे तैयारी करते हैं। और कल भी अपनी जब क्लास एंड हुई तो एक स्टूडेंट ने लास्ट में एक मैसेज कर ही दिया कि सर आप बताओ तो आप कैसे तैयारी करते हो। तो अपनी जो क्लास की स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग में जो मैं शायरी रखता हूँ ना, इसका मकसद यही होता है कि जो मैंने तैयारी की है उसमें जिस तरह से जो जो टेक्निक मैं यूज करता था वो टेक्निक सारी मैं शेयर करता हूँ। शुरुआत में अपन कुछ 5-7 मिनट उस पर डिस्कशन करते हैं, है ना। तो कोई एक पॉइंट नहीं है, कोई एक बात नहीं है जिसमें अपन ये कह सके भाई इस तरह से तैयारी करते हैं। तो शुरू का जो बातें होती हैं वो सब आपकी गाइडेंस के तौर पे होती हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं कैसे तैयारी करता था, तो मैं जब भी तैयारी करता था तो जब भी एक टॉपिक उठाता था तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता था भाई मुझे इस टॉपिक को कुछ ऐसे पढ़ना है कि एक स्टूडेंट को मुझे फिर आगे जाके समझाना है। एक मेरा कोई दोस्त है, अगर मैं उसको समझा सका मतलब वो टॉपिक मेरा क्लियर हो गया। और ये बिल्कुल बहुत अच्छी टेक्निक है। ये जितने भी जो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो हमेशा यही बोलते हैं स्टूडेंट को कि आप जब भी पढ़ाई करो, थ्योरी आप जब भी पढ़ रहे हो तो थ्योरी पढ़ते टाइम आप अपने माइंड में एक चीज बिठा के रखा करो कि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक हमको इतना अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हम दूसरे को समझा सकें, है ना। तो जब जब आप बिल्कुल इस तरह से पढ़ाई करोगे, आप मन में ये बिठाओगे कि आप हम दूसरे को पढ़ा सकते हैं कि नहीं। अगर आपने पढ़ लिया, खुद को तो समझ में आ गया, लेकिन अगर आप दूसरों को नहीं समझा सकते उस टॉपिक को, मतलब वो आगे जाके आपके दिमाग से वो टॉपिक निकल सकता है। लेकिन आप उसको पढ़ के उसको समझ में आ गया, लेकिन फिर किसी दोस्त को समझाने बैठ गए उसको, और उसको अगर आपने समझा दिया तो 100% जितनी भी थ्योरी होगी उस टॉपिक की, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो ऐसे क्लियर हो जाएंगे कि वो आप कभी भूल ही नहीं सकते, है ना। तो मैं भी जब अपनी तैयारी करता था तो मैं ये दिमाग में नहीं रहता था भाई कि एग्जाम निकालना है या मेरिट में आना है या इस तरह की कोई बात नहीं। बस कोई भी टॉपिक की शुरुआत की तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज बिठाई कि मुझे ये टॉपिक ऐसे पढ़ना है कि किसी अपने दोस्त को मैं पढ़ा सकूं, इतना अच्छे से मुझे क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यही बात है भाई आज की शायरी में कि पूछते हैं लोग जब शिखर का तजुर्बा मेरा, तो मैंने किताबों के पन्ने मुड़े रहने दिए, छुआ आसमां चाहे नापा समुंदर कोई, पांव जमी से मगर जुड़े रहने दिए। और कई स्टूडेंट में ये बड़ी भावना रहती है कि हम पढ़ेंगे तो सिर्फ हम ही पढ़ें, मतलब हमारे दोस्त अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। और ये जो भावना रहती है ना, ये भावना खुद को भी पीछे छोड़ देती है, पीछे कर देती है, ठीक है। आपके साथ में जो तैयारी कर रहे हैं, जो आपके सहकर्मी हैं, साथ में जॉब करते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं, आप उनसे लगातार डिस्कस करते रहो। कोई चीज उनको समझ में आ गई है तो उनसे पूछो, कोई चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है, उसको समझ में नहीं आ रही तो आप उसको डिटेल में समझाओ। तो ये चीज थ्योरी जो है वो आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है भाई। चलो, तो अपन आज के टॉपिक पे आते हैं और आज का टॉपिक है अपना ब्लड कलेक्शन। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा, बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है। और एक लैब टेक्नीशियन के कैरियर की शुरुआत जो होती है वो ब्लड कलेक्शन से ही होती है। तो ब्लड कलेक्शन में ऐसे बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं निकलेंगे जो एग्जाम के लिए हों, ज्यादातर पॉइंट्स आपके पड़े हुए हैं, है ना। मैंने मोस्टली वो पॉइंट्स निकाले जो अक्सर अपन से छूट जाते हैं पढ़ाई करते टाइम, ठीक है। आर साहब ने लिखा बहुत अच्छी बात है, वाह वाह कर दिया है रूप सिंह ने। चलो, तो सबसे पहले अपन ब्लड कलेक्शन पे जाएंगे। तो ब्लड कलेक्शन में अपन समझेंगे कि ब्लड की कंपोजिशन क्या क्या होती है, ब्लड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी उसको अपन थोड़ा सा समझेंगे। हालांकि
इसमें भी कंपोजिशन में जब आगे अपन देखते जाएंगे तो प्रोटीन, LFT, KFT ये सब कुछ अपन पढ़ते जाएंगे, है ना। लेकिन एक बेसिक जो कंपोजिशन होती है ब्लड की, सबसे पहले अगर अपन बॉडी की बात करें तो बॉडी में जो ब्लड होता है वो 8% होता है। 8% ब्लड हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। बाकी के जो चीजें हैं वो सब 92% है। उसमें हमारे फ्लूइड भी आ गए हैं, हमारे टिश्यू भी आ गए हैं, सारे मिला के फिर 92% है। तो एक बड़ा मात्रा होती है ब्लड की। 8% भी कम नहीं है, इतनी बड़ी बॉडी में सिर्फ 8% हमारा सिर्फ ब्लड ही है ना। बाकी 92% जो है वो फिर बाकी अदर मटेरियल, उसमें बोन भी आ गए, सारी मसल्स भी आ गई, बाकी अदर टिश्यू भी एक भी आ गया, ठीक है। जीतन ने लिखा सर एक टॉपिक लैब इक्विपमेंट और सेफ्टी सॉल्व, बिल्कुल बिल्कुल, एसिड बेस ये सब बिल्कुल अपन इनको इंक्लूड करेंगे जितेंद्र। इक्विपमेंट, सेफ्टी ये सब पे अपन इंक्लूड करेंगे। इस बार अपन कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, लगभग 75 टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं, और जो टाइम ड्यूरेशन में जितने इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ अपन कवर करेंगे। सॉल्यूशन, सॉल्वेंट ये भी जरूर अपन कवर करेंगे। चलो आगे चलते हैं भाई। ब्लड में फिर अपन थोड़े और आगे बढ़े तो ब्लड को भी फिर दो पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं, एक तो सेल्स, दूसरा उसका प्लाज्मा, है ना। सेल्स को अपन उसका फॉर्म एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो सेल्स जो होते हैं वो 45% होते हैं, बाकी जो 55% जो होता है वो उसका प्लाज्मा होता है, ठीक है। अब देखो सीरम और प्लाज्मा दो एक अलग अलग वर्ड हैं, और दोनों में डिफरेंट आपको मालूम होना चाहिए। हालांकि ज्यादातर स्टूडेंट जिन्होंने कंप्लीट कर दिया वो एक बेसिक सा डिफरेंट है, आपको मालूम होगा ही। होल ब्लड भी अपन को उसको बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया, है ना। होल ब्लड को डिफरेंशिएट करेंगे तो ब्लड और प्लाज्मा निकलेगा। अगर ब्लड क्लॉट हो चुका है फिर अगर हम सेपरेट करेंगे तो प्लाज्मा की जगह पर सीरम सेपरेट होता है ना। तो सीरम में फिर कुछ कोगुलेशन फैक्टर जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ब्लड में दो चीजें हो गई, 45% जो होती हैं वो सेल्स होती हैं, बाकी 55% प्लाज्मा होता है। अब आगे भी बढ़े अपन तो सेल्स में फिर 3 टाइप की सेल्स होती हैं, इनको अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं हेमेटोलॉजी में, RBC, WBC और प्लेटलेट। RBC का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट होता है, और इरिथ्रोसाइट जो होते हैं वो 99% होते हैं। बाकी फिर WBC जो होते हैं वो 1% होंगे, और 1% जो होते हैं वो प्लेटलेट होते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा में देखें अपन तो प्लाज्मा में लगभग 91% जो होता है वो तो सिर्फ पानी ही होता है। 91% सिर्फ पानी है। बाकी का जो 9% है उसमें भी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है प्रोटीन। प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। अगर अपन इन केमिकल कंपाउंड की बात करें तो प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में 7% प्रोटीन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है ना। अब प्रोटीन में फिर अलग अलग टाइप के प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ये कुछ मेन टाइप यहाँ पर लिखे हैं। इसके अलावा भी प्रोटीन के बारे में कुछ अपन ने पहले पढ़े थे, लेकिन अपने क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में जो अपन को पढ़ना होते हैं वो अपने को यही पढ़ने होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। और इसके बाद में फिर अदर जो सॉल्यूट होंगे प्रोटीन को छोड़कर, उनमें फिर अपने जितने भी कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड हो गए, वेस्ट मटेरियल हो गए, न्यूट्रिएंट हो गए, आयन हो गए, विटामिन हो गए, है ना, गैसेस हो गई, ये सारे सब्सटेंस जो है वो फिर हमारे सिर्फ 2% होते हैं। 7% तो सिर्फ प्रोटीन होगा ब्लड में, प्लाज्मा में, है ना। प्लाज्मा में 7% तो सिर्फ प्रोटीन होगा, 2% फिर बाकी अदर चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह और विटामिन, हार्मोन, ये सब मिला के, और 91% जो होगा वो वाटर होगा, ठीक है। और बाकी सेल्स की अपन बात कर रहे थे तो सेल्स में WBC फिर 5 टाइप की होती हैं, ये फिर अपन हेमेटोलॉजी में डिस्कस करेंगे। सेल्स कौन सी होती हैं, क्या क्या उनका साइज होती है, शेप होते हैं, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अपन बेसिकली देखें तो बेसिकली ब्लड में अपनी बॉडी में 8% जो होता है वो ब्लड होता है, और 8% ब्लड में 45% तो सेल्स होती हैं, और 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है। और अगर पूरी बॉडी में ब्लड की बात करें तो पूरी बॉडी में जो ब्लड होता है वो लगभग 6 लीटर के आसपास हमारी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एकदम बेसिक पॉइंट है, लेकिन एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन। ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, हल्का सा एल्कलाइन होता है ये। 7 जो होता है वो पीएच वो तो न्यूट्रल होता है, 7 से अगर थोड़ा सा ज्यादा होगा तो ब्लड का पीएच होता है 7.4। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.055 होती है ब्लड की,
होल ब्लड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो अलग होती है, सेल्स की अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, वो अलग होती है ना। तो उसमें होल ब्लड जो ब्लड की बात कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी वो 1.055 होती है, और ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे तो 25 mmHg उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। बहुत बढ़िया। आर साहू ने स्पेसिफिक ग्रेविटी ली की 1.055 से लेकर 65 तक भी हो सकती है। बिल्कुल एवरेज में अपन देखो जो भी वैल्यू पढ़ते हैं ज्यादातर वैल्यू एवरेज में होती है। 1.065 नहीं 10.65 तो बहुत ज्यादा हो जाएगी आर साहू, इतनी ज्यादा नहीं होती। 1.05 है ना, 1.055। ठीक है, चलो रेशमा आप बाद में आए हो, गुड इवनिंग। चलो आगे चलते हैं अपन। ब्लड कलेक्शन में अपन ने बेसिक चीजें देख ली ब्लड के बारे में। अब अपन देखते हैं कि ब्लड का कलेक्शन अपन करते कहाँ कहाँ से हैं। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं ये, मुझे मालूम है ज्यादातर लोगों को मालूम है, बस थोड़ा सा अपन रिवाइज कर रहे हैं। चलो लिखने में मिस्टेक हो गई थी आर साहू से, कोई बात नहीं। ब्लड का जो कलेक्शन होता है वो 3 जगह से हम कर सकते हैं। पहला वेन से, दूसरा आर्टरी से, और तीसरा है कैपिलरी से, है ना। मतलब 3 जगह से हम साइट के आधार पर उनको 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं ब्लड कलेक्शन को, वेनी पंक्चर, आर्टेरियल पंक्चर और कैपिलरी पंक्चर। ठीक है, वेन से जब हम कलेक्शन करते हैं तो मोस्ट कॉमनली जो होती है वो मीडियल क्यूबाइटल वेन से हम वेन से कलेक्शन करते हैं, ब्लड का कलेक्शन करते हैं ना। मीडियल क्यूबाइटल हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होती है ना। ये तो आपको बिल्कुल बेसिक चीज है। लेकिन आर्टरी का पंक्चर, आर्टरी से अगर अपन सैंपल कलेक्ट करेंगे तो मोस्ट कॉमनली जो साइट होती है वो फीमोरल आर्टरी। फीमोरल अपनी फीमर जो बोन होती है वहां पर जो आर्टरी प्रेजेंट होती है उसे हम फीमोरल आर्टरी कहते हैं। तो वहां से हम आर्टरी पंक्चर का कलेक्शन करते हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसके अगर हम वेन से सैंपल नहीं ले सकते, हालांकि आर्टरी से कॉमनली नहीं लेना चाहिए अपन को कि हर किसी का सैंपल अपन आर्टरी से ले रहे हैं। कोई ऐसा पेशेंट की वेन से अगर अपन उसका सैंपल नहीं ले पा रहे हैं, वेन उसकी थ्रोम्बस हो गई है या मान लो आग से जल गया है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ इस तरह की कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें अगर हम वेन से सैंपल नहीं ले सकते, तब हम आर्टरी से सैंपल लेते हैं। और आर्टरी में जो सबसे कॉमन होती है वो होती है फीमोरल आर्टरी। कैपिलरी पंक्चर की बात करेंगे तो कैपिलरी में मोस्ट कॉमन जो साइड होती है वो लेटरल साइड ऑफ हील या फिर ग्रेट टो। कॉमनली छोटे बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें अपन कैपिलरी पंक्चर करते हैं। तो कैपिलरी पंक्चर में जो एडी होती है, एडी के दोनों साइड, लेटरल साइड अपन बॉर्न बेबी, बहुत बढ़िया, न्यूबॉर्न बेबी, सारदा ने सही कहा। तो न्यूबॉर्न बेबी में अपन कैपिलरी पंक्चर करते हैं। लेकिन कभी कभी एडल्ट पेशेंट में भी ऐसी कंडीशन आ जाती है कभी कभी कि कैपिलरी पंक्चर, जैसे शुगर, सिर्फ शुगर किसी का करना हो तो उंगली से अपन कर सकते हैं, है ना, रिंग फिंगर से, है ना। चलो, तो ये कॉमन साइड है अपनी ब्लड कलेक्शन की, हालांकि बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। थोड़े और आगे बढ़ते हैं अपन। ब्लड कलेक्शन में अपन को किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी, छोटा टॉपिक है, छोटे बच्चों में करते हैं, आर साहू ने लिखा, बिल्कुल इन्फेंट भी अपन कह सकते हैं। ब्लड कलेक्शन के लिए हमें जरूरत किस किस चीजों की पड़ेगी। ब्लड कलेक्शन के लिए जरूरत जिन चीजों की पड़ेगी उसमें लिस्ट लंबी है, आप लोगों को मालूम है ज्यादातर चीजें, है ना। टूर्निकेट की भी जरूरत पड़ेगी अपन को, और भी चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन कॉटन की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही अपन ने नोट्स में इंक्लूड की हैं, और खास तौर पर ऐसे बातें या ऐसे पॉइंट्स जो ज्यादातर अपने दिमाग से मिस हो जाते हैं, अपन भूल जाते हैं या अपन कई बार 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 रिपीट नहीं कर पाते, तो नोट्स में सिर्फ वही इंक्लूड है। अपन ने ऐसा नहीं किया कि कॉटन की भी जरूरत पड़ती है, टर्निकेट की भी जरूरत पड़ती है ना, पड़ती तो जरूरत है, बहुत सारे करीब 8 से 10 अपन को चीजें चाहिए जब जाके अपन ब्लड कलेक्शन करते हैं। लेकिन अपन ने नोट्स में सिर्फ वही चीजें इंक्लूड की हैं जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और कई बार अपनी पढ़ी हुई नहीं होती, कई बार अपन अपने दिमाग से निकल जाती हैं। ठीक है, बीटीसीटी के लिए भी करते हैं अपन, बहुत बढ़िया किरण ने कहा। तो पहली चीज है स्पिरिट, अपन स्पिरिट स्वैप का यूज करते हैं। तो स्पिरिट स्वैप में जो स्पिरिट होता है वो 70% एथनॉल या फिर आइसोप्रोपेनॉल होता है। ठीक है, अब अपन को ये बिल्कुल कॉमन चीज ये तो मालूम है कि भाई अपन सैंपल लेते हैं तो स्पिरिट का यूज करेंगे, लेकिन कई बार ये चीज नहीं मालूम होती कि स्पिरिट में आखिर होता क्या है। स्पिरिट में जो होता है वो एथनॉल होता है। एथनॉल कितना, 70% एथनॉल, या फिर हम आइसोप्रोपेनॉल का भी उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, निडल पे अपन आएंगे अभी, आर साहू ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज अपन करेंगे निडल, है ना, निडल पे ही बात करते हैं अपन। अब देखो निडल
निडल का वाकई में काफी सारे लैब टेक्नीशियन को नॉलेज नहीं रहता, जो कई 5-6 साल से भी जॉब कर रहे हैं तो भी निडल के बारे में उनको नॉलेज नहीं होता। एक्चुअली नर्सिंग जो स्टूडेंट होते हैं उनको ज्यादा डीप में पढ़ाया जाता है। निडल जो होती है वो अलग अलग गेज में, अलग अलग साइज में आती है ना। और एक लैब टेक्नीशियन की अगर अपन बात करें तो लैब टेक्नीशियन के लिए 3 गेज याद होना चाहिए जो लेबोरेटरी में यूज होते हैं। कौन कौन से? एक 18 गेज की निडल, दूसरी 21 और तीसरी 23। 18 गेज की निडल, 21 गेज की निडल और 23 गेज की निडल। अब एक चीज इसमें ध्यान रखें आप कि गेज, निडल की जो गेज होती है वो उसके नंबरिंग से जस्ट अपोजिट होती है। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी निडल का गेज कम है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो मोटाई होगी वो ज्यादा होगी, वो निडल जो होगी वो बड़ी निडल होगी, अपन ये कह सकते हैं उसका गेज जो होगा वो ज्यादा होगा, है ना। और इसका जस्ट अपोजिट, किसी का गेज का नंबर अगर ज्यादा होगा, जैसे अपन यहाँ पे 18, 21 और 23 की बात कर रहे हैं तो 18 नंबर कम है लेकिन ये जो निडल है वो मोटी है। और 23 की बात करेंगे तो 23 नंबर जो है वो उससे ज्यादा है लेकिन वो उसके कंपैरिजन में पतली होगी, है ना। तो काफी लंबी रेंज है इसकी, 14 से लेकर 25 तक गेज तक की निडल आती हैं। लेकिन अपन को 3 गेज की निडल तो बिल्कुल याद होना ही चाहिए अपनी लेबोरेटरी में जो यूज होती है। पहली 18 गेज की निडल, अब इनके भी कलर कोड होते हैं निडल के भी, ये काफी सारे लैब टेक्नीशियन को मालूम ही नहीं होता। निडल के भी कलर कोड होते हैं। आप देखो ये निडल की इमेज आपको दिख रही है और आप देख रहे हो निडल की गेज का कलर कोड कैसे होता है। निडल जो लगी है उसके बगल में जो प्लास्टिक का जो इतना सा लगा है ना, उस प्लास्टिक का कलर उसका कलर कोड कहलाता है। अगर वो ग्रीन कलर है तो ग्रीन कोड, अगर येलो है तो येलो कोड, ऑरेंज है तो ऑरेंज, है ना, ब्लू है तो ब्लू, है ना। तो ये उसके कोड होते हैं। और इस कोड का मतलब क्या होता है? अगर जो ग्रीन कलर का अगर उसमें पीछे का तरफ लगा है, इसका मतलब उसका जो गेज है वो 14 गेज है, 14 गेज की निडल है, ठीक है। अगर अंबर कलर की है, येलो, हल्की सी येलो कलर की है, लाइट येलो कलर की, तो वो 15 गेज की है। 16 गेज की निडल जो होती है वो ग्रे कलर की होती है। ग्रीन कलर का कलर कोड जो होता है वो 18 गेज की निडल, 18 गेज पे अपन बात कर रहे हैं भाई, 18 गेज की जो निडल होगी वो ग्रीन कलर की होगी। और इसका यूज कहाँ पे होता है भाई? मैंने कहा कि कम गेज की निडल मतलब मोटी है, और मोटी गेज की निडल जो होती है वो हमारे ब्लड बैंक में यूज होती है। ब्लड बैंक में हम इसका यूज करते हैं क्योंकि ब्लड को जब हम डोनेट करते हैं, कोई डोनेशन देता है तो डोनेशन के टाइम पे ब्लड बहुत ज्यादा स्लो आएगा, तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत तो उसको कम से कम एक स्पीड में जल्दी से कलेक्ट हो जाए, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लिए, इसलिए इसलिए हम थोड़ी मोटे गेज की निडल से ब्लड को कलेक्ट करते हैं ब्लड बैंक में। लैब में नहीं करते अपन, लैब में अपन कम गेज की निडल यूज करेंगे। तो 18 गेज की निडल जो होगी वो ब्लड बैंक में यूज होती है, थोड़ी सी मोटी होती है। 21 गेज की निडल जो होती है इसका कलर कोड जो होता है वो पर्पल होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 21 गेज की निडल, है ना। और अपन ब्लड का जो मोस्टली कलेक्शन करते हैं, ज्यादातर जो ब्लड सैंपल के कलेक्ट होते हैं वो 21 गेज की निडल से ही होते हैं, ठीक है। 23 गेज की निडल जो होती है वो ऑरेंज कलर कोड होता है, और बच्चों में ये बिल्कुल और एकदम बारीक होगी, पतली होगी। बच्चों की जो वेन्स होती हैं वो बहुत बारीक होती हैं, तो बारीक वेन से सैंपल लेने के लिए हम 23 गेज की निडल का यूज करते हैं। कई बार 23 गेज की जो निडल होती हैं उनमें बटरफ्लाई करके भी इस तरह से निडल होती है, बटरफ्लाई निडल, है ना। तो ये जो होती है वो छोटे बच्चों के लिए 23 यूज होती है। आर साउंड लिखा सर 16 गेज की ब्लड बैंक होता है, ये पढ़ा है। हाँ देखो मैं फिर बोल रहा हूँ कई जगह पे 16 गेज की भी होती है, तो आपको ध्यान रखना है। 18 गेज बुक में 18 गेज दिया है, बुक में भी डिफरेंट डिफरेंट है। अब देखो एक चीज और मैं फिर बोलूंगा, आज से हमारी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री शुरू हुई है और आज से हम पैथोलॉजी को पढ़ेंगे। अभी तक अपन ने बेसिक चीजें पढ़ी थी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी, स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री पढ़ी, इसमें लेबोरेटरी का कोई भी पार्ट नहीं था। लेबोरेटरी का पार्ट अपना आज से शुरू हो रहा है। अब लेबोरेटरी में अपन जो प्रैक्टिकली करते हैं वो बुक से थोड़ा सा अलग होता है। कई बार ऐसा होता है कि अपन जो प्रैक्टिकली करते हैं वो बुक से थोड़ा अलग होता है, लेकिन अपन को जो बुक में दिया है वो ही पढ़ना रहता है। बुक में अगर जो चीज दी है तो वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो वो बुक से ही आएगा। वो आपके आप रूटीन में क्या कर रहे हो उनको उनसे कोई मतलब नहीं है ना। अब भाई उन्होंने अगर बुक में लिखा है कि सेंट्रीफ्यूज 10 मिनट करना चाहिए,
तो उसकी वैल्यू फिर 10 मिनट ही है। अपना भले ही जल्दी जल्दी में सिर्फ 5 मिनट सेंट्रीफ्यूज किया और बायोकेमिस्ट्री की टेस्ट लगाने लगते हैं, तो वो अपन अपनी काम करने की जो आदत होती है उसमें अपन को जैसा सुटेबल लगता है उसके हिसाब से अपन काम करते हैं। लेकिन थ्योरेटिकली जो चीजें होती हैं वो बुक के अकॉर्डिंग अपन को पढ़नी रहती है और वो ही अपन को याद होना चाहिए। ब्लड बैंक में बुक में जो दिया है, आप गॉटकर की या ओची की बुक पढ़ेंगे तो उसमें ब्लड बैंक के लिए जो 18 निडल यूज होती है वो 18 गेज की निडल होती है। ठीक है, बाकी फिर अलग अलग बुक में भी अलग अलग रेंज होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है, दीपक ने बिल्कुल सही बोली है, अलग अलग बुक में अलग अलग है। लेकिन देखो, जब भी अगर आप मान लो 2 या 3 बुक से पढ़ाई करते हैं, 2-3 बुक से पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात होती है। अगर कोई स्टूडेंट के पास अगर 2 या 3 ओची भी है, गॉटकर भी है, मतलब ये बहुत अच्छी बात हुई उसके लिए। किसी भी चैप्टर को आप पढ़ो तो उसको कंपैरिजन करते हुए पढ़ो, इससे भी पढ़ लो उससे भी पढ़ लो। लेकिन कभी भी अगर कहीं पे कोई डाउट आता है, कोई कंफ्यूजन आती है कि इसकी सही वैल्यू क्या होगी, तो सबसे जो अच्छी मानी जाती है वो गॉटकर की बुक मानी जाती है, क्योंकि गॉटकर की बुक सबसे पुरानी बुक है और अपनी इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस बुक है। तो कभी भी एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन आए तो उनमें कोई डाउट बने तो गॉटकर में जो लिखा होगा वो उसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अब जो चीजें गॉटकर में भी नहीं है तो वो विकिपीडिया पे आप सर्च कर सकते हैं। विकिपीडिया में हर चीज की रेफरेंस होती है कि उन्होंने वो मटेरियल उठाया, उन्होंने कंटेंट उठाया तो वो कहाँ से उठाया, कंटेंट उन्होंने कहाँ से लिया है, उसका एक सबूत उनके पास होता है। इसलिए आप कभी भी आप गूगल से पढ़ाई करो, नेट से अगर आप पढ़ाई करो तो वो हमेशा गूगल पे आप सिर्फ एक ही वेबसाइट से पढ़ाई किया करो, विकिपीडिया। विकिपीडिया के अलावा अगर कहीं पे कंटेंट मिलता है तो 100% संभावना है कि उसमें गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, चलो, लैपटॉप में ओपन नहीं हो रहा प्रियंका ने। प्रियंका, अभी जो ऐप है वो लैपटॉप वर्जन नहीं हुआ है, हालांकि हम इसका कोशिश कर रहे हैं कि लैपटॉप वर्जन भी हो जाए इसका। फिलहाल अभी ये मोबाइल वर्जन ही, एंड्रॉयड वर्जन है। एंड्रॉयड में सिर्फ एंड्रॉयड में भी अपने जो नॉर्मल एंड्रॉयड है उन पे ही होता है, एप्पल पे ये नहीं चल सकता। मतलब iOS वर्जन भी नहीं हुआ इसका। तो iOS वर्जन और लैपटॉप वर्जन दोनों के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेबसाइट, हाँ वेबसाइट देखो अपनी बन गई है, लेकिन वेबसाइट भी अभी कुछ काम होने बाकी है। टाइम इतना मिला नहीं हम लोगों को कि वेबसाइट पे भी काम कर लें। अभी मोबाइल से ही आप अटेंड करना पड़ेगा क्लास। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। 2 चीजें डिस्कस कर ली अपन ने, और मैंने कहा भाई इनके अलावा भी कॉटन भी होगा, अपना टर्निकेट भी होगा, उन पे अपन बात नहीं कर रहे हैं। तीसरी जो सबसे इंपोर्टेंट और एग्जाम के लिए सबसे इंपोर्टेंट कहूंगा मैं इसको, ज्यादातर क्वेश्चन अगर ब्लड कलेक्शन से बनते हैं तो वो वैक्यूटेनर से ही बनते हैं। वैक्यूटेनर, दीपक ने कहा है कि वेबसाइट पे ओपन हो रही है genome-lab-science.com पर, ये मैंने भी सर्च नहीं की। दीपक आपने सर्च की है तो आप देख लेना। चलता है लैपटॉप में, किसी ने कमेंट किया था। तो आर साहू देखो, ये अपन बाद में बात कर लेंगे, बाद में आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, अपन डिस्कस कर लेंगे। लैपटॉप पे मेरे ख्याल से चल नहीं रही अभी तक क्लास, मैंने भी देखा था तो नहीं चल रही थी, फिर भी देख लेंगे वेबसाइट्स के थ्रू चल रही है कि नहीं चल रही। चलो आगे चले। वैक्यूटेनर बड़े इंपॉर्टेंट है। वैक्यूटेनर ये जरूर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इनसे ही बनते हैं। वैक्यूटेनर की अपन बात करेंगे, बिल्कुल कॉमन सी चीजें हैं। वैक्यूटेनर जो होते हैं वो अपने अलग अलग वेरिएंट में आते हैं, अलग अलग टाइप में आते हैं। जो अपन को पढ़ना रहते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला रेड, इनके भी कलर कोड है ना, कलर कोड की बात कर रहा हूं मैं। रेड वैक्यूटेनर का मतलब क्या हुआ? जब वैक्यूटेनर जो होगा, वो जो ट्यूब होगी, उस ट्यूब में जो ढक्कन होगा वो उस कलर का होगा। जैसे मैं रेड बात कर रहा हूँ, इसका मतलब उसका ढक्कन रेड कलर का है, उसका रेड कलर कोड हो गया, है ना। रेड वाला जो वैक्यूटेनर होता है वो प्लेन ट्यूब होती है, और प्लेन ट्यूब का मतलब ये है कि उसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता। एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं वो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा सब्सटेंस जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं ये, ठीक है। प्लेन ट्यूब जो होती है इसका काम होता है ब्लड को क्लॉट करवाना, और बायोकेमिस्ट्री के ज्यादातर जो टेस्ट हैं वो अपन इसी ट्यूब में ही करते हैं। दूसरा अपना लिवेंडर कलर। लिवेंडर कलर जो होता है वो ईडीटीए का होता है। ईडीटीए मतलब एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। कई बार एग्जाम में इनके फुल फॉर्म भी आते हैं। ईडीटीए से क्वेश्चन आ चुके हैं 1-2 बार एग्जाम में कि ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या होता है। ईडीटीए मतलब एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। लेवेंडर कलर की ट्यूब होती है, और इसका काम जो होता है वो कैल्शियम चिलेटिंग। ज्यादातर जो एंटीकोगुलेंट होते हैं वो कैल्शियम चिलेटिंग ही होते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम क्या होता है भाई? कैल्शियम जो होता है वो हमारे
ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प कराता है। अगर अपन कैल्शियम को हटा देंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो हमारे ज्यादातर जो एंटीकोगुलेंट होते हैं वो कैल्शियम को हटा देते हैं। हटाने का मतलब क्या है, किसी और कंपाउंड में अटैच कर देंगे, उसकी कुछ और रिएक्शन कराकर केमिकल का कुछ और केमिकल कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है, तो अपन एंटीकोगुलेंट की बात करें तो ईजीटीए, सोडियम साइट्रेट और सोडियम फ्लोराइड, ये सारे जो है वो कैल्शियम चिलेटिंग ही होते हैं। ठीक है, हाँ क्लॉटिंग फैक्टर पढ़ाएंगे ना, सब पढ़ाएंगे दीपक। कौन से क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं सब पढ़ने वाले हैं अपन। थोड़ा सा पैसेज बना के चलो, अपन सिस्टमेटिक पढ़ाई करते हुए चल रहे हैं, अभी अपनी शुरुआत हुई है, सब कुछ अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीनों जो होते हैं वो कैल्शियम चिलेटिंग ही होते हैं, ईजीटीए, सोडियम साइट्रेट और सोडियम फ्लोराइड। और लेकिन इनकी जो क्वांटिटी होती है उस पर भी थोड़ा फोकस करें आप। ईजीटीए 1 ml ब्लड में अपन 2 मिलीग्राम ईजीटीए का यूज करते हैं। सोडियम साइट्रेट की बात करेंगे तो सोडियम साइट्रेट सोडियम साइट्रेट जो होता है वो लिक्विड एंटीकोगुलेंट होता है। जितने भी एंटीकोगुलेंट है अपने ईजीटीए, सोडियम साइट्रेट, फ्लोराइड, हेपेरिन, इनमें लिक्विड वाला जो होता है वो साइट्रेट होता है। तो साइट्रेट की अपन बात करेंगे तो साइट्रेट की जो क्वांटिटी होगी वो रेशो में होगी, 1:4 के रेशो में अपन यूज करेंगे ईएसआर के लिए। दो टाइप के आएंगे सोडियम साइट्रेट है ना, एक 3.8%, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को, ये जरूर अच्छे से पढ़ लेना। साइट्रेट तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होती है। 3.8% जो होता है वो ईएसआर के लिए होता है और इसका कलर कोड होगा ब्लैक, मतलब ब्लैक वाली जो ट्यूब होती है वो ईएसआर के लिए होती है। ठीक है, सोडियम साइट्रेट की एक और ट्यूब होती है ब्लू की, ब्लू कैप वाली, और इसमें जो सोडियम साइट्रेट होता है वो 3.2% होता है। और इसमें भी अब लिक्विड एंटीकोगुलेंट है, मतलब ये ब्लड के साथ रेशो बनाएगा और रेशो जो होता है इसका 1:9 का होता है। ठीक है, इसका यूज कहां पर करते हैं अपन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम, ये मतलब जो अपने क्लॉटिंग वाले जो टेस्ट होते हैं, कोगुलेशन वाले जो टेस्ट होते हैं, उनमें अपन ब्लू वाली सोडियम साइट्रेट वाली ट्यूब का यूज करते हैं। फिर आगे चलते हैं अपन, ग्रे वाली जो ट्यूब होती है उसमें सोडियम फ्लोराइड होता है और सोडियम फ्लोराइड 1 ml में 4 मिलीग्राम अपन ऐड करते हैं। और ब्लड के शुगर के लिए हम इस ट्यूब का यूज करते हैं। ब्लड शुगर के लिए हम इसका ट्यूब यूज क्यों करते हैं, इसका भी एक पीछे एक रीजन है। 1:9 का मतलब क्या है, हरिओम ने लिखा है 1:9 का मतलब ये है कि इसमें 1 पार्ट जो होगा वो तो ब्लड होगा, 9 पार्ट जो होगा वो एंटीकोगुलेंट का होगा। ठीक है, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, 1 पार्ट जो होगा वो एंटीकोगुलेंट का होगा, 9 पार्ट जो होगा वो ब्लड का होगा। ठीक, सोडियम फ्लोराइड में अपन ब्लड शुगर टेस्ट लगाते हैं, ये जो होती है वो ब्लड शुगर को कम नहीं होने देती। ब्लड शुगर कम क्यों होती है, क्योंकि हमारी जो आरबीसी होती है उनको जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो जो एनर्जी होती है वो ग्लूकोज के थ्रू लेती है। तो वो ग्लूकोज के थ्रू जब एनर्जी लेती है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, तो वो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो नहीं होने देता ये सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, तो उसकी वजह से ब्लड का शुगर लेवल कम नहीं होता। तो शुगर टेस्ट करने के लिए हम सोडियम फ्लोराइड का यूज करते हैं और उसमें ग्रे वाली ट्यूब का यूज करते हैं। 3.2 का मतलब क्या है, हरिओम ने लिखा है, तो 3.2 तो यहाँ पर परसेंट है, इतने परसेंट। ये अपन जब सॉल्यूशन पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा और समझ में आएगा। जब सॉल्यूशन बनते हैं तो 3.2% का सॉल्यूशन बना के उसको फिर ड्राई कर देते हैं। ठीक है, तो वो इसका सोडियम साइट्रेट हो गया। ठीक है, 3.2 कितने परसेंट में है वो सोडियम साइट्रेट, 3.2%, 3.8%। ठीक, आगे चलें, ग्रीन वाली अगली ट्यूब जो होती है वो ग्रीन वाली होती है। ग्रीन वाली ट्यूब जो होती है वो हेपेरिन की होती है। हेपेरिन ट्यूब जो एक्शन होता है उसका वो थ्रोम्बिन को इनहिबिट करने का होता है, थ्रोम्बिन को रोक देता है। थ्रोम्बिन भी फिर हमारा क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर आता है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म में अपन देखेंगे तो थ्रोम्बिन का यूज होता है। तो थ्रोम्बिन को रोक देगा तो फिर ब्लड क्लॉट नहीं होगा, तो थ्रोम्बिन को रोककर वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। तो अपन अगर देखें तो बाकी के अपन ने ईजीटीए, साइट्रेट और फ्लोराइड पढ़े, ये कैल्शियम चिलेटिंग है, लेकिन हेपेरिन एक ऐसा एंटीकोगुलेंट है जो थ्रोम्बिन को इनहिबिट कर देता है, थ्रोम्बिन को रोक देता है। और ग्रीन वाली जो ट्यूब होती है इसका यूज जो होता है वो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी के लिए अपन इसका यूज करते हैं। हालांकि कुछ और भी टेस्ट हैं जो इससे हो सकते हैं स्पेशल वाले, लेकिन जो कॉमन से टेस्ट हैं वो अपन को याद रखना है।
ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी अपन हेपेरिन वाली ट्यूब में करते हैं। हाँ, रूप सिंह ने लिखा है कि हेपेरिन वाले को एंटीकोगुलेंट, न्यूट्रल एंटीकोगुलेंट भी होता है। बहुत बढ़िया। हेपेरिन जो होता है वो हमारा नेचुरल एंटीकोगुलेंट भी होता है हेपेरिन। बहुत बढ़िया। लिथियम हेपेरिन, बहुत बढ़िया है ना, इसका जो पूरा नाम है वो एक्चुअली लिथियम हेपेरिन, कॉमर्शियली जो यूज होता है वो लिथियम हेपेरिन यूज होता है। बहुत बढ़िया। चलो, ब्लड कलेक्शन में बहुत ज्यादातर पॉइंट आपके ऐसे हैं जो पड़े हुए हैं, ज्यादा मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब देखो एक और बहुत बढ़िया, किरण ने बहुत अच्छा लाइन लिखी है। येलो ट्यूब भी होती है। येलो ट्यूब जो होती है वो सीरम सेपरेशन वाली एक ट्यूब होती है, हालांकि उसको आपको नहीं पढ़ना है वो। अब कुछ और कंपनियां हैं, कंपनियां उसके, मैंने बोला भाई वेरिएंट तो बहुत सारे हैं। सीरम सेपरेशन में क्या होता है, उनमें एक जेल होता है। मैं एक फिर से दोबारा से इसको खोल देता हूँ। मान लो एक ट्यूब है ना, तो ट्यूब में कुछ जेल होता है। तो जब अपन सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सेंट्रीफ्यूज करने से जेल का जो वजन होता है वो आरबीसी से तो कम होता है, प्लाज्मा से लेकिन ज्यादा होता है। तो जब अपन सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जेल उनके बीच में आ जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने पर आरबीसी उसके नीचे हो जाती है और सीरम उसके ऊपर हो जाता है। तो इससे क्या होता है, सीरम सेपरेशन आराम करना अपने लिए बहुत आराम से हो जाता है। अपन को ब्लड में हीमोलिसिस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो सीरम सेपरेशन वाली जो ट्यूब होती है वो येलो कलर की होती है, लेकिन बहुत बढ़िया सीरम सेपरेटर वाली जेल ट्यूब होती है, पवन सिंह ने लिखा है। हालांकि एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट नहीं है, वो बेसिक चीजों के अंदर इंक्लूड नहीं होती, थोड़ा सा आपको जरूर उसको ध्यान रख सकते हैं ना। लाल पैथोलॉजी में चलती हैं ये सब। बहुत बढ़िया। चलो, हेपेरिन ट्यूब में अपन अमोनिया भी कर सकते हैं, टीबी गोल्ड भी कर सकते हैं, कैरियोटाइपिंग भी कर सकते हैं ना। काजल, मैंने फिर बोला भाई, लेबोरेटरी में करीब 3000 टेस्ट होते हैं। अब 3000 टेस्टों में कौन कौन सी टेस्ट कौन कौन सी ट्यूब में है, इतना पढ़ना पॉसिबल नहीं है अपने लिए। स्पेशल टेस्ट में मोस्टली टेस्ट के तो नाम भी अपन ने नहीं पढ़े हैं और एग्जाम में आते भी नहीं है। जो बेसिक टेस्ट है, जो एकदम कॉमन टेस्ट है, वो अपन को नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। जेल मैट्रिक्स सीरम टेप सेपरेट ट्यूब भी अपन बोलते हैं, रेशमा ने लिखा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। रिक्वायरमेंट की बात कर रहे थे, कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। अगली अपन को जरूरत पड़ेगी वो है डिस्पोजल सिस्टम। हालांकि डिस्पोजल सिस्टम एक अलग टॉपिक है, पूरा का पूरा टॉपिक ही अलग है, लेकिन मैंने इसको ब्लड कलेक्शन में ही ऐड कर दिया ताकि ब्लड कलेक्शन के टाइम पे पढ़ते टाइम अपन को याद करने में आसानी होती है कि अपन ने ब्लड कलेक्शन किया तो ब्लड कलेक्शन में जो जो चीजें निकल के आई उनको अपन कौन से डस्टबिन में डालेंगे, उससे आप याद कर लोगे तो डिस्पोजल सिस्टम आपका याद हो जाएगा। डिस्पोजल सिस्टम का मतलब क्या है? डिस्पोजल सिस्टम का मतलब ये है कि जब हम लेबोरेटरी में वर्क करते हैं तो लेबोरेटरी में जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, जो बायोमेडिकल वेस्ट होगा, वो बायोमेडिकल वेस्ट को हमको कौन सी डस्टबिन में डिस्कार्ड करना है, वो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, एक दो बार आ भी चुके हैं, व्यापम भी इससे क्वेश्चन पूछ चुका है। तो बायोमेडिकल वेस्ट आपको नॉलेज होना ही चाहिए। इसको अपन बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट, और इतना इंपॉर्टेंट है ये बायोमेडिकल वेस्ट कि अगर आप खुद की लेबोरेटरी खोलोगे तो सबसे पहले अगर कोई सर्टिफिकेट बनता है तो वो बायोमेडिकल वेस्ट का ही बनता है। गवर्नमेंट कहती है अगर आपने बायोमेडिकल वेस्ट का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो आपको परमिशन हम दे ही नहीं सकते, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोमेडिकल वेस्ट। तो इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा होते हैं। ठीक है, तो चलो अपन एक बार देखते हैं भाई बायोमेडिकल वेस्ट कौन सा होता है। देखो एक चीज और मैं बोल दूं, बायोमेडिकल वेस्ट की जो गाइडलाइन होती है वो टाइम टाइम पे चेंज होती रहती है। अभी जो गाइडलाइन चल रही है वो 2020 की गाइडलाइन चल रही है। 2020 की गाइडलाइन से अभी तक कोई चेंजेस हुआ नहीं है ना। तो अभी फिलहाल अब तो 2-3 महीने ही बचे हैं एग्जाम में, तो कोई चेंजेस होगा नहीं। तो अभी फिलहाल लेटेस्ट यही है, लेकिन कभी आप आगे पढ़ो तो बायोमेडिकल वेस्ट की जो लेटेस्ट गाइडलाइन चल रही है उसको आप जरूर एक बार देख लेना। अभी की जो गाइडलाइन है, पहले की गाइडलाइन में एक ब्लैक डस्टबिन भी हुआ करता था, वो इस गाइडलाइन में हटा दिया है। अब की बार जो है गाइडलाइन, उसमें 4 डस्टबिन है, 4 कंटेनर है। कौन कौन सा? पहला है येलो वाला डस्टबिन। येलो वाले डस्टबिन में हम हमेशा एनाटॉमिकल वेस्ट को डिस्कार्ड करते हैं। ह्यूमन एनाटॉमिकल डिस्कार्ड, हमारी बॉडी से जो भी चीजें निकलेंगी, बॉडी पार्ट हो सकता है, टिश्यू भी हो सकते हैं, है ना। और ब्लड को भी अपन एक एनाटॉमिकल पार्ट ही मानेंगे। ठीक है, ब्लड ब्लड को कैसे, अगर मान लो अपन ने कॉटन लिया और कॉटन में अगर ब्लड है, ब्लड लगा हुआ है, तो वो अपन उसको एनाटॉमिकल पार्ट बोलेंगे, है ना, एनाटॉमिकल बायोमेडिकल वेस्ट बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक्सपायर्ड मेडिसिन अगर है या केमिकल कोई वेस्ट है ना,
मेडिकल कोई वेस्ट हो गई है तो वो भी हम येलो कलर के डस्टबिन में ही डालेंगे। इसके अलावा हमारा केमिकल, जो लेबोरेटरी में जो केमिकल यूज होते हैं, रिएजेंट, जैसे हमारे रिएजेंट आते हैं, तो रिएजेंट अगर मान लो एक्सपायर हो चुके हैं या यूज नहीं हो रहे हैं तो हमको फेंकना है, तो उसको हम येलो डस्टबिन में ही डालेंगे। इसके अलावा बॉडी फ्लूइड जो है वो भी, और क्लिनिकल कोई भी वेस्ट है, वो सब कुछ हमारा इसी में ही जाता है। बहुत बढ़िया। ब्लड सैंपल, ब्लड सैंपल, अब देखो अपन लेबोरेटरी में ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो अपन ने एक दिन तो सैंपल कलेक्ट किए, लेकिन अगले दिन उनका कोई यूज नहीं होता, तो उसको हमको डिस्कार्ड करना है, तो ब्लड सैंपल को भी हम डिस्कार्ड करेंगे, तो हम येलो डस्टबिन में ही डिस्कार्ड करते हैं। दूसरा वाला डस्टबिन है हमारा रेड। रेड कलर का जो डस्टबिन होता है, ये होता है रिसाइक्लेबल, जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। अब एनाटॉमिकल वेस्ट कोई भी है तो हम उसको रिसाइकल नहीं कर सकते, है ना, या कोई दवाई भी अगर एक्सपायर हो गई तो उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। तो दोनों में यही अंतर है, येलो और रेड में। रेड वाला जो होता है वो रिसाइकल वाला होता है, ऐसे कोई चीज है जिसको अगर हम चाहें तो रिसाइकल करना चाहें तो रिसाइकल कर सकते हैं, और इसका मतलब क्या है कि ये पूरी तरह से इंसिनरेटेड नहीं होते। येलो कलर में जो भी अपन डिस्कार्ड करेंगे वो आगे चल के इंसिनरेटेड हो जाएगा। इंसिनरेटेड का मतलब क्या है, इसको पूरी तरह से जला के खत्म कर दिया जाएगा, है ना, ताकि इससे इन्फेक्शन ना फैले। येलो कलर में मोस्टली अपन वो चीजें डिस्कार्ड करेंगे जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और इसमें अपन वो चीजें डिस्कस करेंगे जिसको जलाने वगैरह से प्रदूषण होता है, तो जलाने की जगह पे हम उसको रिसाइकल करने की कोशिश करते हैं। ऑटोक्लेव अपन उसको कर सकते हैं। बहुत बढ़िया काजल, ठीक है। रिसाइकल वाली जितनी भी चीजें हैं वो रेड में जाएंगी। तो रिसाइकल में अपने प्लास्टिक बैग हो सकते हैं, बॉटल हो सकते हैं, पाइप हो सकते हैं, कंटेनर हो सकते हैं, या फिर कैथेटर हो सकते हैं। ये सब जो प्लास्टिक की चीजें हैं वो हमारे रेड वाले डस्टबिन में जाएंगी। अब इसमें रिसाइकल कहाँ से आ गया भाई, प्लास्टिक बैग में। प्लास्टिक बैग अगर अपन जलाते हैं तो उनसे भी फिर प्रदूषण होगा, है ना। तो या कंटेनर हो गया, प्लास्टिक की कोई भी चीज हो गई, बॉटल हो गई, उसको अगर हम जलाते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, इंसिनरेट करते हैं, तो उससे प्रदूषण होगा। अगर उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है तो हम उनको, अगर चांसेस थोड़े बहुत हैं भी, थोड़े बहुत बोल रहा हूं मैं, है ना, अगर ब्लड वगैरह लगा फिर तो वो ज्यादा की कैटेगरी में जाएंगे, फिर तो वो येलो कलर में जाएंगे, है ना। लेकिन अगर ब्लड के कंटामिनेशन होने के, इन्फेक्शन होने के चांस नहीं है, तो अपन रेड में डालेंगे। आगे चल के उनको ऑटोक्लेव कर देंगे, और ऑटोक्लेव के बाद फिर वो किसी फैक्ट्री में चले जाते हैं, और फैक्ट्री में फिर वो, जैसे पॉलीथीन है तो पॉलीथीन दोबारा से रिसाइकल होकर नई पॉलीथीन बनकर और फिर मार्केट में आ जाती है ना। यूरिन कंटेनर, बहुत बढ़िया। यूरिन कंटेनर जो है वो भी हमारे रेड कलर के डस्टबिन में ही जाएंगे, ठीक है। हाँ, कैथेटर भी रिसाइकल हो जाता है दीपक, बिल्कुल हो जाता है कैथेटर, है ना, प्लास्टिक से ही बने होते हैं कैथेटर। आगे चले अपन, तीसरा वाला कंटेनर जो होता है वो हमारा व्हाइट वाला होता है। व्हाइट वाले में एक बात खास है भाई, व्हाइट तो अपन इसको कलर कोड बोलते हैं, हालांकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, ताकि अपन इसमें देख सकें अंदर, और अंदर देख सकें। क्यों भाई, ऐसा क्यों? जितनी भी चुभने वाली चीजें हैं, जैसे निडल हो गई हैं, ब्लेड्स हो गई हैं, सिरिंज जिनमें निडल लगी हुई है, देखो ब्लड सैंपल जब अपन लेते हैं तो ब्लड में सिरिंज को अपन अलग अलग कर सकते हैं। अगर अपन सिरिंज को अलग कर सकते हैं तो वो जो सिरिंज है वो तो अपने व्हाइट वाले डस्टबिन में जाएगी, है ना, व्हाइट वाले कंटेनर में जाएगी निडल। लेकिन निडल के बाद वाला जो पार्ट है वो हमारा रेड कलर के उसमें जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखें अपने, शार्प मेटल जो भी है, मेटल की कोई भी चीजें जो चुभ सकती हैं अपन को, शार्प वाली चीजें, वो सारी की सारी व्हाइट वाले कंटेनर में जाएंगी। व्हाइट मतलब ट्रांसपेरेंट, जो अपन को दिख सकती है। और एक और बहुत बढ़िया, काजल ने भी लिखी ये बात, पंक्चर प्रूफ। ये जो है कंटेनर, ये पंक्चर प्रूफ होता है, मतलब इसके अंदर जो चीज डालेंगे वो पंक्चर नहीं होगी। पंक्चर मतलब कंटेनर से बाहर नहीं निकलेगी, ऐसा नहीं कि पन्नी में डाल दिया पन्ने। टूटा ग्लास तो अलग होगा धनुष। टूटा ग्लास के लिए अपन चौथे नंबर का कंटेनर यूज करते हैं धनुष। रेड में कैसे जा सकता है, अच्छा हाँ, देखो अगर अपन ने सैंपल ले लिया है तो सैंपल लेने के बाद तो फिर वो ब्लड सैंपल के आ गए तो वो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में आ गया, तो वो येलो कलर में जाएगा। रेड में सिरिंज तब जाएगी जब मैं उसमें ब्लड नहीं है। मैंने फिर बोला एनाटॉमिकल जो वेस्ट होंगे वो तो अपने येलो में जाएंगे, लेकिन अगर सिरिंज कोई ऐसी है जिसमें ब्लड वगैरह नहीं लगा है तो वो अपन रेड में डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं अपन। ब्लू वाला जो डस्टबिन होता है उसमें अपन टूटा हुआ कांच डालते हैं। इसके अलावा साइटोलॉजिकल कोई वेस्ट है वो भी हम इसके अंदर डालेंगे। टूटा हुआ कांच हमारा वो हमेशा ब्लू कलर के डस्टबिन में जाएगा। तो ये 4 तरह के हमारे बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, ये अपन को नॉलेज होना चाहिए, बड़े इंपोर्टेंट है ये, है ना। एनाटॉमिकल वेस्ट जाएगा येलो में, और रिसाइकल वाली जितनी भी चीजें हैं, प्लास्टिक वगैरह, पॉलिथीन वगैरह, वो जाएंगी अपने रेड वाले में। व्हाइट वाले में ट्रांसपेरेंट होता है और पंक्चर प्रूफ होता है, उसमें जाएंगी ब्लेड वगैरह, निडल वगैरह। और ब्लू वाले में हमारा टूटा हुआ कांच जाता है, ठीक है। हाँ देखो, काजल ने जो क्वेश्चन लिखा है, ब्लैक वाला भी होता है क्या? ब्लैक वाला पहले हुआ करता था, ब्लैक वाले को अब हटा दिया है। ब्लैक वाले में एक्चुअली पहले की जो गाइडलाइन थी उसमें एक्सपायर वाली जो मेडिसिन थी, एक्सपायर वाली मेडिसिन को ब्लैक वाले कंटेनर में डिस्कार्ड किया जाता था। लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट की जो नई गाइडलाइन है उसमें ब्लैक वाले डस्टबिन को हटा दिया है। अब सिर्फ 4 ही कंटेनर हैं, 4 ही डस्टबिन आपको याद रखना है, येलो, रेड, व्हाइट और ब्लू, ठीक है। अब जो ग्रीन होता है, ग्रीन के लिए रविता ने लिखा, तो ग्रीन तो अपना नॉर्मल वेस्ट है, वो अपना बायोमेडिकल नहीं है। नॉर्मल वेस्ट में अपने लेबोरेटरी के अंदर जो कागज वगैरह है, कोई ऐसी चीजें हैं जिनमें बायोमेडिकल की कोई चीज नहीं है ना। नॉर्मल कचरा जो होता है वो अपना ग्रीन वाले डस्टबिन में जाएगा, वो अपने बायोमेडिकल में नहीं आएगा। तो वो आपको जनरल वेस्ट, बहुत बढ़िया, जनरल वेस्ट के लिए अपन ग्रीन नहीं, किरण ने ब्लैक लिखा है, ब्लैक नहीं होता है वो, येलो ग्रीन वाला है ना। नई गाइडलाइन जो है वो ग्रीन वाले में अपन जनरल वेस्ट को डालते हैं, ठीक है। अब देखो रूप सिंह ने एक मैसेज कहा है कि थोड़ी कंफ्यूजन है, साइटोलॉजिकल मटेरियल क्या होगा। साइटोलॉजिकल मटेरियल में क्या होगा भाई? साइटोलॉजिकल मटेरियल में मेडिसिन वगैरह या जो रिएजेंट होंगे वो हमारे साइटोलॉजिकल में आएंगे। इसमें कहाँ पे लिखा है साइटोलॉजिकल? साइटोटॉक्सिक लिखा है यहाँ पे, साइटोटॉक्सिक वेस्ट। साइटोटॉक्सिक वेस्ट का मतलब ये है कि ऐसे वेस्ट जिनसे अपन को जो अपने लिए टॉक्सिक हैं, जिनसे अपन को थोड़ा खतरा है ना। जैसे अपन केमिकल में यूज करते हैं तो डाई केमिकल में भी कुछ केमिकल होते हैं, तो उनसे अपन को खतरा हो सकता है, वो अपन पिक्रिक एसिड वगैरह हो सकते हैं ना। ये हम येलो कलर ब्लू कलर के डस्टबिन में डिस्कार्ड करेंगे। टॉक्सिक बहुत ही बढ़िया। हार्मफुल जो भी रिएजेंट होते हैं वो अपन ब्लू कलर के डस्टबिन में डिस्कार्ड करते हैं ना। बॉडी के लिए जितने भी टॉक्सिक होंगे वो ब्लू कलर में, ठीक है। याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक भी है ना, एक ये भी, इसकी मैंने शायरी बना दी है, शायरी से भी इसको याद कर सकते हैं आप। हालांकि ट्रिक की जरूरत है नहीं है, वैसे ही आप समझ लो तो वैसे ही याद हो जाता है। बहुत ज्यादा ट्रिक मैं देता नहीं हूँ थ्योरी में, जहां जहां मुझे लगता है कि भाई होना ही चाहिए वहां पर ही मैं यूज करता हूँ। तो ये ट्रिक है, पीली पट्टी खून दबा, लाल ग्लव्स को करे हवा, निडल चुभे है दिखना चाहिए, कांच ब्लू में फेंकना चाहिए। ये एक 4 लाइन में आप चारों तरह के कंटेनर याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पीली, पीली का मतलब येलो कलर का डस्टबिन है ना। अब इसमें क्या क्या आ रहा है? पट्टी, खून और दवा। पट्टी मतलब जो भी पट्टी खून से लगी हुई सनी हुई पट्टियां हैं वो आ गई अपनी, खून सैंपल जो हमारे आ गए ब्लड सैंपल। इसके अलावा दवा, मेडिसिन जो है वो एक्सपायर्ड मेडिसिन, ये सब कुछ जो है वो येलो कलर के डस्टबिन में जाएंगी। तो पीली पट्टी, खून, दवा, ठीक है। लाल, ग्लव्स को करे हवा, लाल वाला जो कंटेनर होगा उसमें ग्लव्स वगैरह अपन डिस्कार्ड करेंगे। और ग्लव्स का मतलब ये हुआ कि जितनी भी रिसाइकल वाली चीजें हैं, पॉलिथीन वगैरह हैं बायोमेडिकल वाली, वो सब कुछ अपन ने कैथेटर हो गए, ट्यूब्स हो गई, कंटेनर हो गए, वो सब कुछ अपने रेड कलर के डस्टबिन में डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। अगला है निडल चुभे है दिखना चाहिए। तो निडल अपन हमेशा ऐसे कंटेनर में डालेंगे ताकि वो हमें दिखे, ट्रांसपेरेंट कंटेनर में हम उसको डाल करते हैं। तो ये व्हाइट वाला ट्रांसपेरेंट में हम डिस्कार्ड करेंगे। और कांच ब्लू में फेंकना चाहिए, तो ब्लू वाला जो कंटेनर है उसमें हम टूटा हुआ कांच डालते हैं। जी ट्रिक लिखा है कपिल ने, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई। येलो में प्लेसेंटा भी आ जाएगा, बहुत बढ़िया। प्लेसेंटा जो होता है वो भी एनाटॉमिकल वेस्ट होता है, इसलिए येलो में ही जाएगा, है ना। सर वैक्यूटेनर की निडल में रबर होता है तो शार्प निडल भी तो क्या व्हाइट में ही जाएगा? बिल्कुल, निडल तो व्हाइट में ही जाएगा भाई। निडल को अपन डिस्कार्ड भले ही करते हैं तो पहले उसकी निडल का आगे का भाग भले ही जला देते हैं, लेकिन फिर भी वो शार्प के अंदर ही इंक्लूड होगा, वो अपन व्हाइट में ही डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है।
चलो 2-3 लोगों ने लिख दिया वेरी नाइस ट्रिक, तो थैंक यू भाई, देव लोधी ने, कपिल बैरागी ने। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये ट्रिक के माध्यम से आप पूरे बायोमेडिकल बेस्ड को याद कर सकते हैं, अच्छी ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है आगे नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू आपको मैंने नोट्स अपलोड कर दिए थे, मॉर्निंग में ही आप लोगों ने देख लिए होंगे। नॉर्मल वैल्यू जितनी भी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे वो मैंने शुरुआत में ही सब ब्लड कलेक्शन के टॉपिक में ही डाल दी है। हालांकि अपन जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे, शुगर का टॉपिक पढ़ेंगे, KFT LFT का टेस्ट पढ़ेंगे, तो उनमें अपन नॉर्मल वैल्यू भी पढ़ते हुए चले जाएंगे। शुरुआत में मैंने एक साथ सारी नॉर्मल वैल्यू को डाल दी है। एक साथ इसलिए डाली है ताकि आप इसको एक साथ याद करोगे तो आपको कंफ्यूजन कम होगी। अलग अलग अपन याद करते तो अपन को कंफ्यूजन ज्यादा होती है, याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है। हाँ, NABL की गाइडलाइन में यही बायोमेडिकल बेस्ट चलता है जयप्रकाश। ठीक है। नॉर्मल रेंज में समझाने जैसा कुछ नहीं है, इसमें आपको याद करना पड़ेगा, है ना। जैसे शुगर की वैल्यू अगर 70 से 110 है तो वो 70 से 110 याद करना है। हालांकि बुक में कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है ना, कुछ वैल्यू तो बिल्कुल सेम ही है बुक में, लेकिन कभी कभी कुछ बुक में थोड़ा बहुत डिफरेंट है, तो आप कोई एक बीच की वैल्यू याद कर लो तो उससे आपको याद रहेगा। नॉर्मल रेंज तो आपको नोट्स में मैंने करीब 25 से 30 दी है, तो ये 30 नॉर्मल वैल्यू तो बिल्कुल रटी होना चाहिए। इनसे तो क्वेश्चन बहुत आते हैं, कोई एग्जाम होता ही नहीं जिसमें एक आध नॉर्मल वैल्यू ना पूछा जाए। ठीक है। अब शुगर में भी फास्टिंग की अलग होती है, PP की अलग होती है, कॉमन सी चीजें हैं। ये अपन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे थोड़े और डिटेल में पढ़ते जाएंगे। लेकिन आप अगर एक वैल्यू भी याद कर लोगे तो आपको सिर्फ ध्यान होना चाहिए कि फास्टिंग में मतलब मेल में भी अलग होती है, कई बार फीमेल में भी अलग होती है, तो नॉर्मल वैल्यू को याद करने में बड़ी दिक्कत आती है। आप इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि नॉर्मल वैल्यू का एक लंबा सा चार्ट निकालवा और घर पे दीवार पे चिपका दें और बार बार नॉर्मल वैल्यू को देखते रहें, है ना। कपिल ने लिखा है RBS PPBS फास्टिंग BS सब अलग अलग होती है, बिल्कुल कपिल सही बोल रहे हो तुम, लेकिन बिल्कुल कॉमन सी चीजें हैं ये, इसलिए मैंने फास्टिंग को अलग नहीं किया, PP को अलग नहीं किया। PP की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 140 तक की होती है, 140 तक भी किसी की शुगर है तो वो नॉर्मल होगी, है ना। ये जो नॉर्मल है ये फास्टिंग की लिखी है, फास्टिंग की वैल्यू जो है वो 70 से 110 है। कहीं कहीं पर RBS जो होती है वो 120 तक मानी है। HbA1c की वैल्यू 4 से लेकर 6% तक होती है। जितनी भी नॉर्मल वैल्यू है, जैसे अपन ने कार्डियक प्रोफाइल आया, कार्डियक के बाद में फिर लीवर आएगा, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, आपको याद करना है। अगर याद करने में आप मुझसे पूछो कि सर याद कैसे करें, तो एक थोड़ी बहुत ये ट्रिक जरूर काम आ जाती है, लेकिन ये ट्रिक बहुत ज्यादा काम नहीं आती। बस कभी कभी आपको अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये हेल्प कर देती है ये ट्रिक। ये ट्रिक क्या है इसको अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं मैं। लेकिन मेरी एडवाइस है कि आप नॉर्मल वैल्यू को जैसी नॉर्मल वैल्यू है वैसी की वैसी आप याद कर लो। बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा नॉर्मल वैल्यू नहीं है, सारी की सारी नॉर्मल वैल्यू आपको याद होना चाहिए। फिर भी कम टाइम अगर है तो छोटा सा आप ऐसा कर सकते हो कि आप जितने भी टेस्ट हैं उनको कैटेगराइज कर लो कि इतने टेस्ट की वैल्यू इसके आसपास होती है। जैसे अपना बिलिरुबिन और क्रेटिनिन है, इसकी वैल्यू 1 के आसपास होती है। ज्यादातर एग्जाम में वैल्यू में बहुत डिफरेंट आता है, जैसे कहीं पर 1 है, कहीं पर 20 है, और कहीं पर 50 है, 200 है ना। तो आपको थोड़ा सा ध्यान हो कि भाई क्रेटिनिन और बिलिरुबिन जो है वो 1 के आसपास होते हैं, तो 1 के आसपास की जो वैल्यू है वो अपनी उसकी नॉर्मल आ जाएगी, है ना। इसी तरह से प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, पोटेशियम, यूरिक एसिड, इनकी जो वैल्यू होती है वो 10 तक होती है। अब इसमें भी फिर यूनिट में भी अंतर होता है। अगर SI यूनिट में अपन देखेंगे तो उसकी वैल्यू अलग होगी, कन्वेंशनल में अलग होगी। ये अपन जैसे जैसे बायोकेमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे उनको अपन डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन ये टेबल जो आपको नोट्स में मिली है वो आपको याद होना ही होना चाहिए, है ना। 50 तक में अपने VDL, VLDL, क्रेटिनिन काइनेस, SGOT, SGPT, गामा GT, ये लगभग 50 के आसपास इनकी नॉर्मल रेंज होती है। 110 के आसपास हमारी ग्लूकोज की होती है, क्लोराइड की होती है। एक और सॉरी 110 के आसपास, 150 तक जो होती है वो ट्राइग्लिसराइड, LDL और सोडियम इनकी उसकी होती है। 200 के आसपास LDH की होती है और 250 के आसपास कोलेस्ट्रॉल की होती है ना। तो ये थोड़ा सा अगर अपन दिमाग में बिठाओ तो कई बार ये काम आ जाता है कि अपन को थोड़ा सा एक नॉलेज हो। मान लो अपन को सारी की सारी वैल्यू याद नहीं कर पा रहे, तो अपने दिमाग में अगर ये है कि भाई शुगर की वैल्यू 100 के आसपास होती है, पोटेशियम की वैल्यू
जो होती है वो अपने 4 के 5 के आसपास होती है। 4-5 मतलब 10 के अंदर ही अंदर होगी, है ना। सोडियम की वैल्यू जो होती है वो 150 के आसपास होती है, जबकि क्लोराइड की जो वैल्यू होती है वो 110 के आसपास होती है। तो ऐसे अगर अपन याद कर लें तो कई बार अपन को काम आ जाता है। हालांकि मैं फिर बोलूंगा, नॉर्मल वैल्यू में आप किसी भी तरह की रिस्क ना लें, जैसी नॉर्मल वैल्यू है वैसी की वैसी आपको याद होना ही होना चाहिए। जितनी नॉर्मल वैल्यू है मैंने थोड़ी सी डिस्कस की है, क्योंकि डिस्कस करने वाली कोई चीज है ही नहीं इसमें, रटना है आपको। और रटने के लिए मैं सबसे अच्छी गाइडेंस देता हूं हमेशा। इस तरह की चीजें तो आप अपने घर में एक दीवार पे चिपका दिया करो, डेली की डेली। जब भी टाइम मिले उसको, खाना खा रहे हैं तो उस टेबल को देख लिया, कहीं पे आ जा रहे हैं तो आप काम कर लो, या दोस्तों से डिस्कस करो। दोस्तों में आप पूछ लो कि उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती, कितनी बताओ, है ना। अगर उसने सही जवाब दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो फिर उसको बताओ भाई इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है ना। यूनिट में भी फिर कैलकुलेशन होता है, ये भी अपन आगे चल के पढ़ेंगे जीतन, बिल्कुल कैलकुलेशन वगैरह सॉल्यूशन ये सब कुछ अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। दीपक ने लिखा है सर लैब अटेंडेंट के पेपर में टी का सिलेबस क्या होगा। अटेंडेंट को लैब अटेंडर का जो पोस्ट है वो अलग कर दिया है, तो उसमें 11वीं 12वीं का आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगी, है ना। असिस्टेंट ग्रुप टी कोड मुझे एक बार देखना पड़ेगा, नोटिफिकेशन मैंने ज्यादा देखा ही नहीं है, सही बताऊं तो मैंने जो शुरुआत में आया था तब एक बार पढ़ा था, लेकिन तो मैं एक बार देख लूंगा। तो अटेंडेंट का इसमें है या नहीं वो दीपक मैं आपको फिर बता दूंगा, ठीक है। कोई भी इस तरह के डाउट रहते तो क्लास में ना पूछ के देखो, क्लास में आप वही डाउट पूछा करो जो पढ़ाई से रिलेटेड है। अब एग्जाम से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड या कोई और चीज से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके लिए अपना व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर दिया करो, है ना। ग्रुप मैंने बनाया था तो ग्रुप इसलिए बनाया था कि अपना डिस्कशन हो, लेकिन उसमें बहुत सारे फालतू के स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट जो है वो फालतू की बातें भी करने लगते थे, तो फिलहाल मैंने उसको एडमिन कर रखा है। हालांकि वो जो व्हाट्सअप नंबर है वो मेरी मैनेजमेंट टीम के पास रहता है, कोई भी आप मैसेज करेंगे तो वो बाद में मेरे पास मैसेज आ जाता है, तो मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। चलो दूसरा ग्रुप बना दें। ग्रुप ऑलरेडी 250 स्टूडेंट हो चुके हैं, दूसरा ग्रुप बन चुका है, दूसरे 250 से ज्यादा स्टूडेंट अपनी क्लास में ऐड हो चुके हैं। अभी भली लाइव क्लासेस में कम आ पा रहे हैं, 100 के आसपास लाइव में आते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो हुए एनरोलमेंट 250 से ज्यादा हो चुके हैं। चलो तो आज की क्लास अपन इतना ही रहने देते हैं भाई, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अब मुझे इजाजत दें, मिलते हैं कल। सॉरी कल संडे है, कल संडे है तो आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट के लिए एक अलग से आपको आइकॉन दिखेगा, अलग से एक कोर्स दिखेगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नाम से। तो अगर आप लोगों ने वो ऐड नहीं किया है तो उसको आप ऐड करके, उसमें कोई चार्जेस नहीं है आप लोगों के लिए है वो, इसी से कनेक्ट है वो, है ना। तो उसमें ऐड करके आप अपने ऑनलाइन टेस्ट कल आपको देना है। और दिनेश सर ने कहा भाई 75 क्वेश्चन ठीक रहते हैं, 75 की आप आदत डालो कि इतने मिनट में 75 नंबर में 75 होना चाहिए, तो आपकी उस हिसाब से प्रैक्टिस बनी रहे, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, तो बायोकेमिस्ट्री में जितने अपन ने पढ़े हैं वो कल के टेस्ट में आएंगे, ठीक है। रविता, तुमने ग्रुप में जो मैसेज किया था वो मैंने देखा था, तुमने कहा था, क्या कहा था, मैं एक बार देख लूंगा। चलो टेस्ट वगैरह के बारे में आपको कल मॉर्निंग में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी पूरी, कि टेस्ट कौन सा है, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन बायोकेमिस्ट्री पे टेस्ट रहेगा, बल ये बात पक्की है, ठीक है। चलो एनाटॉमी आएगी या नहीं आएगी ये भी देखो, टेस्ट जो है वो दिनेश सर बनाते हैं, तो एक बार दिनेश सर की क्लास में आप जब ज्वाइन करोगे तो उनसे आप एक बार पूछ लेना, पूछ सकते हो मतलब आप, तो दिनेश सर आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। ऑनलाइन टेस्ट जो बनते हैं वो दिनेश सर डिजाइन करते हैं, ठीक है। कौन से ऐप में, एक ही तो ऐप चल रहा है अनीता, अपना अलग कोई टेस्ट नहीं। हाँ टेस्ट का, अगर आपने रविता ये बोला है कि टेस्ट का शो नहीं हो रहा, तो टेस्ट का एक अलग ग्रुप है। ग्रुप मतलब अलग से एक कोर्स है आपको दिखेगा। आप जब ऐप खोलते हो तो ऐप में 3 कोर्स हैं, एक डेमो कोर्स है, डेमो जो है उसमें सिर्फ एक क्लास पढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट कोई है तो नए स्टूडेंट
एक एक घंटे की क्लास देख सकते हैं कि गौरव सर कैसे पढ़ाते हैं, दिनेश सर कैसे पढ़ाते हैं, स्वप्निल सर कैसे पढ़ाते हैं, वो डेमो में है ना। दूसरा अपना ग्रुप 5 वाला कोर्स है, तो ग्रुप 5 अपना मेन ग्रुप है, मेन कोर्स है, तो इसमें अपनी सारी क्लास चलती हैं, सारे नोट्स आते हैं, सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसी में आती है। बाकी फिर ऑनलाइन टेस्ट के लिए अपन ने एक अलग से एक और कोर्स डिजाइन किया है, तो वो ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। मुन्ना ने लिखा हिस्टो और माइक्रो पहले पढ़ सकते हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं भाई मुन्ना, पहले मत पढ़ो आप, सिस्टोमेटिक ही चलो तो ज्यादा अच्छा है। चलो रविता, मैं आपको थोड़ी देर से ही अभी आपको कॉल करता हूँ, जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बता देना, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं भाई मंडे के दिन, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।